गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम कर रहे थे अपना गवर्नमेंट एड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी सरकार के द्वारा कि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी सारे एक्ट, अधिनियम, उनके बारे में पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हम ISI का पढ़ रहे थे, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उसमें हमारा कंटिन्यू करते हुए जब मैं आपको बता रही थी ISI का चिन्ह हम कौन लगा सकता है, तो वहाँ पर मेरी वीडियो थी वो कुछ कारणों से रुक गई थी, वहीं पर स्टॉप हो गई थी। तो उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ISI का चिन्ह कौन लगा सकता है, ये कई बार क्वेश्चन होता है कि जो भी हमारे चिन्ह हैं उनको कौन लगा सकता है। तो हम यहाँ ISI की बात कर रहे हैं कि कौन लगा सकता है। ISI का जो चिन्ह है वो वस्तु के ऊपर कोई भी लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको लगा सकता है, व्यापारी, निर्माता, बशर्ते, यानी उसकी शर्त क्या होती है, उसकी शर्त होती है कि जो उस वस्तु का जो स्तर है वो भारतीय मानक के अनुरूप हो, वही व्यक्ति उसको लगा सकता है। साथ ही उसके साथ पास सभी आवश्यक निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की सुविधा हो। निर्माता के पास ISI द्वारा ISI चिन्ह लगाने का लाइसेंस भी हो, तभी वो व्यक्ति उस चिन्ह को लगा सकता है। तो ये थी हमारे उसमें ISI का चिन्ह कौन लगा सकता है, तो उसके बारे में थी। आगे हम आज इसमें करेंगे अपना कि अगला जो अधिनियम है उसको करते हैं। अगला अधिनियम क्या था इसके अंदर, अगला यानी 13 हमने कर लिए थे जो ISI। उसके बाद अगला जो 14 है वो है ट्रेड नेम्स एवं मार्क्स, ट्रेडमार्क्स अधिनियम। ट्रेड नेम एवं ट्रेडमार्क्स। ट्रेड नेम एवं इसमें आता है ट्रेडमार्क्स अधिनियम। अब इसके अंदर क्या था कि जो ट्रेड नेम यानी ट्रेडमार्क्स या ब्रांड एक वैधानिक शब्द है। यह किसी निर्माता, उत्पादक या व्यापारी संस्थान का निर्धारित चिन्ह होता है। यानी कोई भी जो व्यापारी होता है या कोई उत्पादक होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादक, निर्माता, तो वो इसका जो नाम है ट्रेड नेम, उसका निर्धारित चिन्ह होता है, वो अपना एक चिन्ह दे देता है। जो ट्रेड नाम एवं ट्रेडमार्क्स अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया होता है। यानी कोई भी निर्माता, वस्तु का निर्माता या व्यापारी कोई भी जब वस्तु बनाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, जिसको वो क्या देता है, एक लोगो या एक चिन्ह देता है। और वह क्या करता है, उस वस्तु के ऊपर वह ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम लगाता है। कोई भी दूसरा निर्माता, उत्पादक या व्यापारी उस ट्रेड नेम, जो संस्थान है, इस चिन्ह का नाम का प्रयोग वह नहीं कर सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड हैं, जैसे फ़ोन के हैं, वीवो, सैमसंग, एप्पल, या फिर कोई और प्रोडक्ट है जैसे गारमेंट्स के हैं, एडिडास, शूज़ के जो भी हैं एडिडास हैं, इसमें काफ़ी सारी हैं, रीबॉक है,
एक्शन है, बाटा है, तो ये क्या है, ट्रेड नेम होते हैं इनके। तो कोई भी आपने देखा होगा जब कोई दूसरे इसके कई देखा होगा एडिडास को अलग उसमें एक अक्षर का चेंज कर देते हैं, तो ये क्या है, वो सेम उसको नाम नहीं दे सकते हैं कोई भी दूसरे निर्माता या व्यापारी। तो उस नाम का या उस लोगो का जो प्रयोग है वही कंपनी कर सकती है जिसने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, कोई दूसरा उसका प्रयोग नहीं कर सकता। अगर कोई वह ट्रेड नेम या ट्रेडमार्क का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसका प्रावधान होता है। कोई भी निर्माता या व्यापारी या उत्पादक जो अपना ट्रेड नाम लगाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तु की संपूर्ण गुणवत्ता पर नियंत्रण रखे, उसके माप तोल पर नियंत्रण रखे, उसकी माप तोल सही हो, उसकी कीमत सही हो, वस्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम हो और ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर है या नहीं, इसके लिए प्रत्येक ब्रांड पैकेट पर गोल घेरे में आर छपा रहता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, आप कई बार देखते हो इस प्रकार से गोल घेरे में आप कई बार ये चीजें देखते हैं, आर लिखा हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, तो इसका क्या है, ये तो ट्रेडमार्क है, ये क्या है, रजिस्टर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, वो पंजीकृत है, और ये क्या है, उसका ट्रेडमार्क होता है कोई भी, कि ये इसने क्या करवा रखा है, जो ये कंपनी या निर्माता है उसने उस वस्तु का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और उसका अपना ही क्या है, एक ट्रेड नेम होता है। ब्रांड या ट्रेडमार्क चिन्ह पैकेट का डिजाइन, ट्रेड संकेत किसी विशेष रंग अथवा अक्षर के रूप में हो सकता है। अतः गृहिणी को किसी वस्तु को क्रय करते समय उसमें वो रजिस्टर्ड है या नहीं उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ लोगो, ट्रेड नेम, ट्रेडमार्क उसका देख लेना चाहिए। अगला जो अपना एक्ट है वो है पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह का प्रयोग। पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह का प्रयोग, ट्रेड चिन्ह का प्रयोग। वस्तुओं पर नकली एवं धोखाधड़ी ट्रेड चिन्हों को रोकने के लिए, वस्तु पर नकली, धोखाधड़ी ट्रेड चिन्हों को रोकने के लिए सन 1958 में 1958 में, यानी वस्तुओं के ऊपर ट्रेड नेम और ट्रेड चिन्ह नकली लगा के रखते हैं, उनको रोकने के लिए सन 1958 में ट्रेड एवं इसमें इन्होंने एक अधिनियम बनाया, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज्ड मार्केट एक्ट बनाया गया। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज्ड मार्केट एक्ट पारित किया गया, जो क्या करता था, जो ट्रेड मार्क्स के पंजीकरण एवं संरक्षण का कार्य करता था। ये क्या करता था, ट्रेड नेम और उनके ट्रेड मार्क्स के पंजीकरण एवं पंजीकरण एवं संरक्षण का कार्य, संरक्षण का कार्य करता है। ये जो एक्ट जो पारित किया
किया गया वो ट्रेडमार्क्स के पंजीकरण एवं संरक्षण का कार्य करता है। यह अधिनियम पेटेंट्स, डिजाइन्स और ट्रेडमार्क्स के कंट्रोलर जनरल के अधीन क्रियान्वित होता है। यानी हमने कोई चीज़ क्या करवाई है, पेटेंट करवाई। यानी कई बार हम क्या है, तो जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, अलग सी कोई चीज़ अपनी बनाई, तो मैं क्या करवा लेती हूँ, उसका पंजीकरण करवा लेती हूँ उसका। तो उससे क्या होता है, वो जो चीज़ मैंने बनाई है सेम उस वस्तु को या कोई भी प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसको सेम वो नहीं बनवा सकता अगर मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन उसका नहीं करवाया, उसका पंजीकरण नहीं करवाया है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को बना सकता है, उसका राइट होता है। लेकिन जब मैंने उसको अपने नाम उसका पेटेंट करवा लेती हूँ तो वो उस वस्तु को कोई दूसरा नहीं बना सकता है। तो पेटेंट में यह होता है कि किसी वस्तु का अपना अधिकार कर लेते हैं उसके ऊपर कि उस वस्तु को कोई दूसरा बना नहीं सकता है। बम्बई में इसका मुख्य कार्यालय है तथा देश के विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, कार्यालय मुंबई में है और देश के जो हमारे देश की विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। अगला जो कानून है, अगला जो एक्ट है वो है राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना। तो पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह का प्रयोग इसमें क्या करते हैं, 1958 में यह अधिनियम पारित किया गया। कौन सा, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्केट एक्ट। इसमें क्या किया जाता था, ट्रेडमार्क्स के पंजीकरण एवं संरक्षण का कार्य करता है यह, और इसका कार्यालय कहाँ पर है, बम्बई में है। और देश के मुख्य जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय इसका बम्बई में है और बाकी इसके देश के विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। अगला जो हमारा अधिनियम है, एक्ट है, वो है राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना। राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसकी जो स्थापना है वो कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में इसकी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस जो राष्ट्रीय परीक्षण गृह है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है, मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु, उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु उत्पादन की गुणवत्ता को उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु उत्पादन की गुणवत्ता को सुरक्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मद्रास एवं कलकत्ता में, मद्रास और बम्बई में, मद्रास और बम्बई में इसकी शाखाएं हैं। मद्रास और बम्बई में इस राष्ट्रीय परीक्षण गृह की कलकत्ता में स्थापना हुई और इसकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ है, मद्रास, और इसकी ब्रांचेज मद्रास और बम्बई में। यह संस्था
ISI के सहयोग से कार्य करती है। ISI के सहयोग के द्वारा यह कार्य करती है। राष्ट्रीय प्रेक्षण गृह के कई प्रकार के कार्य हैं। सबसे पहला इसका कार्य है उद्योगों को मार्गदर्शन, परामर्श एवं सुरक्षा करना। उनकी सुरक्षा यानी सुझाव देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको उद्योगों को मार्गदर्शन, उनको परामर्श एवं सुझाव देना है। अगला जो इसका कार्य है वस्तुओं का परीक्षण करना है। फिर है उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु तैयार करवाने हेतु व्यापारियों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना और स्वाद, बनावट, रचना आदि का भी ध्यान रखना। इनके दृष्टिकोणों से माल को, जो तैयार माल है, उनकी जांच करना, उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन करना एवं वस्तु निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ अथवा लागत कितनी हुई, लागत निकालना, ये क्या है, इस राष्ट्रीय प्रेक्षण का कार्य है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, ये भी राष्ट्रीय प्रेक्षण गृह के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी हमारे इसमें गवर्नमेंट एड्स थी, जो हमारे किसके अंतर्गत आती हैं। गवर्नमेंट एड्स किसके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अधीन क्या है। हमने काफ़ी प्रकार के संरक्षण अधिनियमों के बात की, एक्ट की बात की। इसमें हमने आज की क्लास में किया ट्रेड नियम एवं ट्रेड मार्क्स अधिनियम, पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह, और हमने जो लास्ट है हमारा वो किया राष्ट्रीय प्रेक्षण गृह के बारे में डिस्कस किया। तो ये थे हमारे कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एड्स। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगली यूनिट हमारी इसमें स्टार्ट हो जाएगी। आज की क्लास में हम अगली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारे आवासीय। वैसे तो जो आज मैं करवा रही हूँ वो यूनिट में बाद में दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको आपको जैसे कि आवास की आवश्यकता क्यों है इसको पहले ही बताना चाह रही हूँ कि आवास क्या है और हमें उसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है। आप सभी जानते हैं कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मानव की जो बेसिक नीड्स हैं, अगली यूनिट हमारी स्टार्ट करने में है आवासीय आवश्यकता एक परिचय। आवासीय आवश्यकता एक परिचय यानी हाउसिंग नीड एंड इंट्रोडक्शन। हाउसिंग नीड एंड इंट्रोडक्शन। Housing need and introduction. Yes. आप सभी जानते हैं कि हाउसिंग यानी आवास हमारे जीवन की बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। आपको बताया है कि मनुष्य की आवश्यक यानी बेसिक जो नीड है उनमें रोटी सबसे पहले, कपड़ा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आते हैं जो बेसिक नीड के अंदर वो है मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आता है, आवासीय नीड आती है। आवश्यकताओं में आवास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और
प्रकृति में न केवल मानव बल्कि सभी प्राणी अपने अपने तरीके से आवास बनाकर रहते हैं तथा वर्षा, धूप, आंधी, तूफान, ओले और बाहरी जो भी आपदाएं, शत्रुओं इत्यादि से रक्षा कौन करता है? हमारी घर करता है। घर में रहकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे चिड़िया हो, गाय हो, बैल हो, सांप हो, और यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी गुफा के अंदर रहता है। तो सभी क्या है? अपनी अपनी घरों में अपने अपने आवास बनाकर रहते हैं। सांप और चूहे जमीन के भीतर बिल बनाकर रहते हैं। शेर गुफा में रहता है। पक्षी हैं वो अपना अपना नीड़ यानी घोंसला बनाकर रहता है। गायों के रहने के लिए गौशाला बनाई गई है। तो इस प्रकार से क्या है? अब मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ क्या है? रचना है और उसके पास विकसित क्या है? मानसिक मस्तिष्क है। विकसित मस्तिष्क है तो वह उस मस्तिष्क के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी भी है, वह सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में रहना पसंद करता है। उसके पास विकसित मस्तिष्क है तो वो क्या करेगा? अलग अलग तरीकों से अपने आवास की व्यवस्था करता है। पहले आपने देखा था आदिकाल में आदि मानव है वो कहाँ रहता था? पर्वत की कंदराओं में और उनके गुफाओं में रहता था। वृक्ष की जो खोप आदि में रहकर वह धूप, वर्षा इत्यादि से, जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखता था। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ मानव ने झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया। झोपड़ियों के बाद मिट्टी के घर बनाने लगे, मिट्टी के कच्चे मकान बनाए, फिर ईंट और सीमेंट के मकान उसने बनाए और वह उनमें अपने अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लग गया। वर्तमान में विज्ञान एवं सभ्यता के विकास के साथ ही गृह निर्माण कला में उत्तरोत्तर वृद्धि होती आई है। आज बड़े बड़े भवन, बहुमंजिली इमारतें, कॉम्प्लेक्स, गगनचुंबी अट्टालिकाएं आदि देखने को मिलती हैं। प्राचीन समय में मकान बनवाना एक व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या बन गई है। आज के बदलते परिवेश में गृह निर्माण संबंधी दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज मानव न केवल सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए मकान बनवाता है, बल्कि उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि मकान इस प्रकार हो जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, खेल आदि का समुचित विकास हो सके। कहना यह अनुचित, सारांश में यह कहना उचित होगा कि मकान में रहने वाले सभी लोगों का सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास हो। अंग्रेजी की कहावत है कि ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट। कहा गया है पूर्व हो या पश्चिम, घर ही श्रेष्ठ है। इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है? इसमें रहस्य छुपा हुआ है घर में हम सुख, शांति, चिंता, सुख दुख हो, चिंता हो, भय आदि से मुक्त रहते हैं तथा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। घर में ही व्यक्ति में क्या होता है? व्यक्ति परिवार में प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, मित्रता आदि का पाठ सीखता है और इनका विकास करता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि वह निवास स्थान जो हमें संरक्षण दे, वह निवास स्थान जो हमें संरक्षण दे, सुरक्षा दे, स्वास्थ्य एवं शांति प्रिय वातावरण उपलब्ध करवा सके,
उसे घर या आवास कहते हैं। आवास या घर किसे कहते हैं, हम किसे कह सकते हैं, वह निवास स्थान जो हमें, वह निवास स्थान जो हमें संरक्षण दे, सुरक्षा दे, संरक्षण सुरक्षा दे सके, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य एवं शांतिपूर्ण, स्वास्थ्य एवं शांतिप्रिय वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण दे सके, उससे आवास या घर कहते हैं, उसे आवास या क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो वह निवास स्थान जो हमें शांति दे, स्वस्थ वातावरण दे, सुरक्षा दे, जो ये भावनाएं हमें देता है, वह क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। आवास की मीनिंग और इसका अर्थ क्या है, आवास आवास किसे कहते हैं? आवास का अर्थ है आवास का अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, हम इसमें डेफिनेशन देंगे अपनी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि आवास की डेफिनेशन क्या होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हम क्या कहेंगे, वह भवन संरचना, वह भवन संरचना, वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वह आवास कहलाता है, आवास कहलाता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वह आवास कहलाता है। एक डेफिनेशन और बताती हूँ। दूसरी जो डेफिनेशन है वो R.S. देशपांडे के अनुसार, R.S. देशपांडे के अकॉर्डिंग क्या है, उनके अनुसार है आवास मानव समूह के लिए, आवास मानव के लिए एक शरण स्थल है, एक शरण है जिसमें क्या होती है, जिसमें दरवाजे, जिसमें दीवारें
दीवारें होती हैं, फर्श होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां, छत आदि होती है। आर.एस. देशपांडे ने क्या कहा है, घर किसको कहा है? अब यहाँ तो घर, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने कहा कि भवन वह संरचना है जिसमें निवास किया जाए, वह आवास कहलाता है। इसमें क्या कहा है, देशपांडे ने कहा कि आवास मानव समूह के लिए एक यह सरल स्थल है जिसकी क्या होती है, दीवारें होती है, फर्श होती है, दरवाजे, खिड़कियां और छत होती है, वह क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। तो ये थी हमारी आवास की डेफिनेशन। अब हमारे इसमें सामान्यतः घर, निवास, आवास, मकान, गृह आदि का प्रयोग समानार्थी के रूप में किया जाता है, परंतु क्या है, गृह विज्ञान में घर अथवा गृह एवं मकान में व्यापक अंतर है। अर्थात क्या होता है, यथार्थ में मकान किसे कहते हैं हम, एक स्वरूप है, एक ऐसी संरचना है जो निर्जीव वस्तुएं क्या, ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, गारा, मिट्टी इत्यादि, स्टील, सीमेंट आदि से बनता है। कहने का तात्पर्य, मकान वह इमारत है जिसमें मनुष्य निवास करता है, परंतु उसमें रहने वाले लोगों के बीच में कोई संबंध, भावनात्मक संबंध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मकान कहते हैं। परंतु एक होटल, छात्रावास, धर्मशाला, अस्पताल, अनाथालय, प्रतीक्षालय आदि को हम घर नहीं कह सकते। घर किसे कहते, क्योंकि इसमें रहने वाले लोगों का आपस में कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। यानी वैसे तो लोग क्या कहते हैं, हम मकान पे जा रहे हैं, मकान और घर में गृह विज्ञान की दृष्टि से अलग डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बताया, मकान वह होता है जिसमें जो किससे बना होता है, निर्जीव वस्तुओं से बना होता है, और उसमें रहने वाले लोगों के बीच में कोई भी भावनात्मक संबंध नहीं होता है, वह हमारा मकान कहलाता है। जैसे कि आपको बताया हॉस्टल में है, तो हॉस्टल में कोई भी अपनी एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं, आपस में रहते हैं लेकिन उनमें भावनात्मक संबंध नहीं होता है। हॉस्पिटल हो या फिर अनाथालय हो या फिर क्या हो, प्रतीक्षालय हो, इनका क्या है, आपस में भावनात्मक संबंध नहीं होता है। अब आ गई घर, ये तो थी हमारे मकान। अब घर किसे कहते हैं, गृह विज्ञान की दृष्टि में घर अथवा गृह एक सचेतन एवं भावनात्मक इकाई होती है। इसमें क्या होता है, जिसका निर्माण उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, प्यार, स्नेह, दया, करुणा, सहानुभूति एवं मित्रता की भावना से बनता है। यह वह जगह होती है जहां मानवीय गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण एवं परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। हम संक्षेप में क्या कर सकते हैं, घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा है। यानी हम संक्षेप मकान और घर में क्या बताया आपको कि मकान और घर, आपको बताया कि मकान में क्या होता है, निर्जीव चीजों से निर्मित होता है, और इसमें और भावनात्मक संबंध नहीं होता है, जो लोग इसके अंदर रहते हैं, संबंध नहीं होता। और जो घर होता है उसमें रहने वाले लोगों के बीच, लोगों में
भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों को संक्षेप में क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं, मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बार पूछते हैं। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा है। तो ये थी हमारी इसमें अंतर। अब इसमें कई बार घर और मकान में अंतर है, वो और भी बता देती हूँ कि कौन कौन से अंतर होते हैं। मकान एवं घर में वही अंतर होता है जो चेतन एवं जड़ में देखने को मिलता है। एक सजीव एवं जीवंत होता है तो दूसरा निर्जीव होता है। मकान है तो वो निर्जीव होता है और घर होता है वो सजीव और जीवंत होता है। हम मकान और घर के बारे में डिफरेंस बताते हैं कि मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है। मकान घर में सजीव एवं सचेतन संबंध होते हैं और मकान निर्जीव संरचना होती है। यह व्यक्ति एवं घर होता है वो व्यक्ति एवं परिवार की मानसिक एवं भावनात्मक संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। और जो मकान होता है वह व्यक्ति और परिवार की भौतिक आवश्यकता होती है। भौतिक आवश्यकताओं के अंदर मकान आता है। सामान्यतः घर विवाह के बाद बनता है और मकान कभी भी कहीं भी बनाया जा सकता है, परिस्थिति अनुसार बदला भी जा सकता है। इस घर में निवास करने वाले लोगों के बीच में परस्पर भावनात्मक संबंध होता है और मकान में रहने वाले लोगों के बीच में कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। घर अखंड एवं निरंतर एक या घर में कई घरों की उत्पत्ति होती है। मकान जो होता है वो मकान स्थायित्व की कालावधि सीमित होती है। घर को छोड़ने अथवा संबंध विच्छेद होने पर दुख, शोक, चिंता, भय का अनुभव होता है, जबकि मकान को छोड़ने पर कोई दुख, कोई शोक का अनुभव हमें नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत कभी कभी खुशी भी होती है कि मकान में इस तरह का कोई लगाव नहीं होता है। घर में प्रत्येक व्यक्ति ममता, प्यार, स्नेह, दुलार इन चीज़ों से बंधा रहता है तथा अपने कर्तव्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए आत्म तुष्टि एवं आनंद का अनुभव करता है। और मकान में इस तरह का कोई लगाव नहीं होता है। घर में व्यक्ति अपने परिवार सहित भय, चिंता आदि से मुक्त रहकर निवास करता है तथा सुख दुख बांटता है। वह अपने लक्ष्यों के निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति करता है। मकान में कोई ऐसा संबंध नहीं होता है। यह केवल आश्रय स्थल होता है जहाँ व्यक्ति रहता है। होटल, छात्रावास इत्यादि जो आपको बताया, धर्मशाला, वो इसके अंतर्गत आते हैं। घर को बदलना आसान नहीं होता है और परिस्थितियों के अनुसार मकान को बदला जा सकता है। मकान में रहकर व्यक्ति घर का निर्माण करता है। इसमें और घर में क्या होता है कि मकान में रहकर व्यक्ति घर का निर्माण करता है और इस मकान में क्या होता है, इसमें छत, दीवारें, फर्श, खिड़कियां, दरवाजे आदि होते हैं। घर में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है और किसी भी सुरक्षित स्थान को हम क्या कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल सी घर और मकान की उनका अंतर था कि क्या क्या अंतर होता है घर और मकान में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। इसमें आपको बताया कि आज हमने अपनी अगली यूनिट स्टार्ट की है
जो हमारी क्या है आवासीय आवश्यकता या एक परिचय के अंतर्गत हमने क्या किया, दो प्रकार आवास क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, वो हमने किया। इसमें दो डेफिनेशंस आपको बताई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार और एक RS देशपांडे के अनुसार। फिर मैंने आपको बताया कि मकान क्या होता है, घर किसे कहते हैं, मकान और घर दोनों में अंतर क्या पाया जाता है, मकान और घर क्या होते हैं, ये आपको डिटेल से बताया। तो बहुत बार ये चीज़ें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप मकान किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके आपको पता होना चाहिए। आवास की एक तो आवास की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, दूसरा मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है ये पक्का आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।